मैं यहाँ एक नई मुसीबत में फंस गई हूँ। सुंदर चौंका। कैसी मुसीबत? यहाँ पर शायद पहले ही से माधुरी और गफ्फार खां के बीच कोई षड्यंत्र पनप रहा था। शायद उसी षड्यंत्र के तहत गफ्फार और उसके साथियों ने सतीश की हत्या की थी। उस साजिश में माधुरी भी शामिल थी। ब्लू टॉर्च माधुरी ने हासिल कर ली थी। योजना के मुताबिक माधुरी को टॉर्च गफ्फार खां को सौंपनी थी। तभी रहस्यमय परिस्थितियों में माधुरी गायब हो गई। तब से गफ्फार लगातार उसे ढूंढ रहा। इसका मतलब ब्लू टॉर्च यहाँ नहीं है। हाँ, जिंदा या मुर्दा माधुरी के पास है। गफ्फार की बातों से तो ऐसा ही लगता है, रेनू ने कहा। मौका निकालकर वह ब्लू टॉर्च लेने मेरी तरफ झपटा, जैसे अगर मैंने उसे ब्लू टॉर्च नहीं दी तो मुझे जान से मार डालेगा। माधुरी के विषय में और कुछ बताया उसने? जब वह मुझे ही माधुरी समझ रहा है तो क्या बताता? सुंदर रेनू के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर बोला, अब तो तुम्हारा रोल और मुश्किल हो गया है रेनू। मुझे इस खुर्रात से बहुत डर लग रहा है। सुंदर रेनू की बड़ी बड़ी आंखों में सचमुच खौफ नजर आ रहा था। इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं है। वो भी एक चोर से, और चोर के पेड़ नहीं होता। तुमने उसके विषय में जो बताया है उसके मुताबिक ब्लू टॉर्च माधुरी के पास है। उसकी नज़रों में इस समय माधुरी तुम हो, और तुम्हें वह उस वक्त तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक उसे तुमसे ब्लू टॉर्च न मिल जाए। लेकिन मैं उसके सामने नकली माधुरी कब तक बनी रह सकूंगी? उसके सामने मेरा यह नाटक कब तक चलेगा? जब उसने और माधुरी ने मिलकर एक मिशन पर काम किया है तो निश्चित रूप से वह जल्दी ही मेरी असलियत जान जाएगा। इसीलिए तो कह रहा था कि तुम्हारा रोल अब और मुश्किल हो गया है। अब यहाँ तुम्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी, एक दीवान के परिवार के लिए और दूसरी गफ्फार के षड्यंत्र में शामिल माधुरी की। मेरे समझ में नहीं आ रहा सुंदर कि मैं गफ्फार खां का सामना कैसे करूंगी, रेनू परेशान होकर बोली। सुंदर कुछ सोचने लगा। रेनू का दिल यह सोचकर बुरी तरह घबरा रहा था कि परिवार का कोई सदस्य यहाँ ना आ टपके। भयभीत कबूतरी की तरह वह इधर-उधर देख रही थी। कुछ क्षण सोचता रहने के बाद सुंदर बोला, रेनू, तुम गफ्फार के सामने ऐसी एक्टिंग करो जैसे बदमाशों के टॉर्चर से तुम्हारी याददाश्त कमजोर पड़ गई है। 6 महीने तक लगातार कड़े टॉर्चर ने तुम्हारे दिमाग को झकझोर दिया है। तुम पिछली बातें भूल सी रही हो। तुम उसके सामने याद करने का नाटक करो और कहो कि वह पिछली कहानी तुम्हारे सामने दोहराए, तो तुम्हें यह याद आ सकता है कि तुमने ब्लू टॉर्च कहाँ छिपाई। इससे गफ्फार को तुम पर शक भी नहीं होगा
और हमें माधुरी द्वारा हासिल की गई ब्लू टॉर्च को ढूंढने के लिए सूत्र हाथ लग जाएंगे। सचिन नाम का वह कमीना उस समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे ब्लू टॉर्च हासिल नहीं हो जाएगी। रेणु चुप रही, परंतु मन में एक अजीब सा द्वंद्व मचा हुआ था। उसे विचलित सी देखकर सुंदर ने कहा, इन सारी समस्याओं का एक आसान इलाज और भी है रेणु। क्या? रेणु ने तुरंत सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। हम सचिन की कठपुतली बनने से इनकार कर दें? यह कैसे हो सकता है? एक कंडीशन में हो सकता है रेणु, और वह कंडीशन ये है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। नहीं, चीख सी पड़ी वो। यह नहीं हो सकता। कम से कम तुम तो उस कमीने सचिन की साजिश का शिकार होने से बच जाओगी रेणु, भावुकता भरे स्वर में सुंदर ने कहा। तुम्हें इस मुसीबत में फंसाने का असली जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। पागल सी हो उठी रेणु। आपके लिए तो मैं दुनिया का से बड़ा दुख भी हंसते हंसते सह लूंगी, लेकिन वह दुख सहन नहीं कर पाऊंगी जो आप ऐसी बातें कहकर पहुंचाएंगे। ओ मेरी अच्छी रेणु, सुंदर ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। भावावेश में रेणु भी एक क्षण के लिए उसके सीने में किसी अबोध बच्चे की तरह समा गई, परंतु अगले ही क्षण इस तरह छिटक कर दूर हो गई जैसे सुंदर के शरीर में अचानक विद्युत प्रवाह हो गया हो। मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए उसने कहा, मैं यहाँ आपकी रेणु नहीं, इस घर की बहू माधुरी हूँ जनाब। तुम्हारे बिना पूरी रात नींद नहीं आई रेणु। अब आप यहाँ से जाइए, वरना किसी को शक हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर किसी बहाने से जल्दी ही मिलूंगा। कोई विशेष बात हो तो चुपचाप मुझे फोन कर देना। ओके, रेणु ने उसे भरपूर नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा।